हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है मैग्नेट्रॉन। इसे मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि माइक्रोवेव ट्यूब्स या माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैग्नेट्रॉन, रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर, क्रिस्टलन एम्पलीफायर्स, TWT और BWO था। तो मैग्नेट्रॉन भी एक वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी लो पावर की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल के पावर को बूस्ट करती है, उसके पावर को एम्पलीफाई करती है। तो बेसिकली इस डिवाइस का इस्तेमाल जो होता है वह किसी भी माइक्रोवेव सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, जिसका इस्तेमाल राडार्स में या सैटेलाइट्स में होता है। बेसिकली मैग्नेट्रॉन का जो यूज किया गया था, एप्लीकेशन किया गया था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस डिवाइस को क्रिएट किया गया था और उस समय इसका एप्लीकेशन हुआ था, जिसमें किसी भी अ, रडार के द्वारा किसी भी टारगेट को ट्रैक करके उस पर कोई सिग्नल अप्लाई करके उसकी उसकी ट्रैकिंग या फिर नेविगेशन किया जाता था। तो मैग्नेट्रॉन के बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मैग्नेट्रॉन में बहुत सारी कैविटियाँ होती हैं। जैसे इसमें कैविटीज़ दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह बेसिकली एक 8 कैविटी का मैग्नेट्रॉन है, इसलिए इसे मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। इसमें जो कैविटीज़ होती हैं वो एनोड के रूप में होती हैं, इस पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ये सब जो कैविटियाँ होती हैं इसमें पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, इसलिए यह एनोड के रूप में कार्य करती हैं। इसके इनर स्ट्रक्चर में एक बेसिकली कैथोड होता है जो कि इनडायरेक्टली हीटेड होता है। इस पर हाईली नेगेटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है। इन सभी 8 कैविटियों में से किसी एक कैविटी से आउटपुट लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस कैविटी से आउटपुट लिया जा रहा है, तो किसी भी एक कैविटी से आउटपुट लिया जा सकता है। किसी भी कैविटी से जो आउटपुट लिया जाएगा उसमें जो सिग्नल का पावर होगा वो सेम होता है। इसमें जो कैविटी होती है वो अंदर की तरफ ओपन होती है। इनका माउथ जो होता है कैथोड की तरफ, इनर की तरफ ओपन होता है, जिसे गैप कहते हैं। और कैथोड और एनोड कैविटी यानी कैथोड और इस कैविटी के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसे इंटरेक्शन स्पेस कहते हैं। इसी स्पेस में जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल जिसकी पावर को बूस्ट करना है जो अप्लाई की जाती है, तो वह सिग्नल इस कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से इंटरेक्ट करती है। यानी इलेक्ट्रॉनों और उस कैथोड का इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनों और जो ईएम वेव जो प्रोवाइड की गई है इसमें, यानी कि जो वह सिग्नल जिसकी पावर को बूस्ट करना है उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी उनको रेडिएट करते हैं, जिससे उस सिग्नल का पावर बूस्ट होता है। इसमें जो कैविटी के बीच में ये पार्ट जो दिख रहा है, यह पोल कहलाता है, जिसे एनोड पोल कहते हैं। इस मैग्नेट्रॉन का नाम मैग्नेट्रॉन है। इस मैग्नेट्रॉन के चारों तरफ सराउंडिंग में जो है मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट लगाए गए होते हैं, ताकि वो इसमें स्ट्रांग डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। तो स्ट्रांग डीसी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस करने के लिए इसके चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। इसलिए इस डिवाइस के चारों तरफ परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से इसका नाम मैग्नेट्रॉन पड़ा हुआ है। तो यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर मैग्नेट्रॉन का। तो आइए देखते हैं किस इसका प्रिंसिपल क्या है या किस प्रकार वर्क करता है। तो इस डिवाइस के अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो कैविटियाँ होती हैं, जो 8 कैविटियाँ होती हैं, उस पर पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जबकि कैथोड पर हाईली नेगेटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। और यह कैथोड इनडायरेक्टली हीटेड होता है, तो इस पर जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जब एमिट होकर बाहर की तरफ उत्सर्जित होते हैं तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यानी कि जो कैविटियाँ हैं जिसपे पॉजिटिव वोल्टेज है उस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सीधे एनोड की तरफ जाते हैं, किसी भी कैविटी के पास जाकर पहुंच सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का कैथोड से निकलकर कैविटी के पास पहुंचने की एक प्रोसेस होती है, और यह प्रोसेस ही इसकी बेसिक प्रिंसिपल कहलाती है। जब इसमें कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, जब इसके चारों तरफ डीसी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है, जब इसमें डीसी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है, जैसा कि बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर पोजीशंस की बात करें, मान लीजिए कि ए मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ए जो है कैथोड से जब निकला हुआ है, जब इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई है, तो जब कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कोई ए है और यह इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से बाहर की तरफ निकलता है, तो उस समय यदि इस पूरे इंटरेक्शन स्पेस में यदि कोई भी डीसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई भी इस इंटरेक्शन स्पेस में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ए निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट नहीं करेगा, जिससे
यह इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर सीधे किसी भी एक कैविटी इनर जो सामने की तरफ जो नियरेस्ट कैविटी होगी उस पर जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ए से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने वाला कोई इलेक्ट्रॉन ए सीधे जाकर किसी एनोड से एनोड कैविटी से अट्रैक्ट हो जा रहा है, वहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा है। यदि इसमें कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए और उस डीसी मैग्नेटिक फील्ड का मान जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी काफ़ी हाई पीक पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड के मान से यदि उस मैग्नेटिक फील्ड का मान यदि कम है, बी इज़ लेस दैन बी सी, बी सी का मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि कोई इसमें डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की गई है या जो अप्लाई की गई है उसका मान यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम है, लेस दैन है, और उस समय कोई कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यदि कोई बी है, तो यह डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स के रूप में फोर्स लगाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन सीधे किसी कैविटी से ना अट्रैक्ट होकर के इसका पाथ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रैंडमली लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये स्लो मोशन के साथ फाइनली एनोड के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। एनोड के पास इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव डीसी वोल्टेज है। यानी कि जब कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई की जाती है जिसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम है, तो उस समय कोई इलेक्ट्रॉन बी अगर निकलता है तो वह लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट होकर के वह किसी एक कैविटी एनोड कैविटी के पास जाकर अट्रैक्ट हो जाता है। यदि किसी थर्ड पोजीशन के इलेक्ट्रॉन सी की बात करें जिसका पाथ यह है, ये सब इलेक्ट्रॉनों के पाथ्स हैं, ए का पाथ, बी का पाथ एंड दिस इज सी का पाथ। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन थर्ड सी की बात करें जो कैथोड से निकल रहा है, उस समय यदि इसमें जो अप्लाई की गई डीसी मैग्नेटिक फील्ड है वह यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी के बराबर है, यानी कि बी इज इक्वल टू बी सी इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस उसमें अप्लाई की गई जो डीसी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी इक्वल टू बी सी। तो जब इसमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर जब इसमें डीसी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाएगी तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन कोई निकलेगा सी, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वह एनोड के पास किसी एक कैविटी एनोड पर जाकर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन फोर्स एनोड पर लगाए गए पॉजिटिव डीसी वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, उतना ही रिपल्सन फोर्स डीसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी मिल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सीधे जो होती है कैथोड की तरफ अंदर की तरफ इसका फोर्स एक्ट करता है। तो डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चारों तरफ से अंदर की तरफ कैथोड की तरफ एक फोर्स लगाती है। तो अंदर की तरफ लगे हुए फोर्स और डीसी और जो एनोड पोल्स जो हैं इस पर अप्लाई किया गया जो पॉजिटिव डीसी वोल्टेज है, दोनों का मान सेम होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलेगा तो यह इलेक्ट्रॉन इस कैविटी से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। यह इस कैविटी के एनोड कैविटी के यानी कि पोल को के बॉडी को टच करते हुए वापस यह कैथोड में आकर अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद देन फिर यह एमिट होगा, फिर से यह प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इस प्रकार जब कोई इसमें अप्लाई की गई डीसी मैग्नेटिक फील्ड यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, तो उस समय इस कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी एनोड कैविटी के बॉडी को टच करके वापस कैथोड की तरफ वापस रिटर्न आ जाता है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन डी की बात करें, जब यह निकल रहा है तो उस समय जो इसमें अप्लाई की गई डीसी मैग्नेटिक फील्ड है इसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि इसमें जो डीसी मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा होगा, तो डीसी मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा जिसका जिसका डायरेक्शन जो है वह पोल से कैथोड की तरफ अंदर की तरफ है, तो उस समय पोल पे अप्लाई किया गया पॉजिटिव डीसी वोल्टेज उतना इफेक्टिव नहीं होगा और यह इलेक्ट्रॉन को पोल की तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देगा और यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एनोड कैविटी के पास पहुंचने ही नहीं देगी। उस समय वह इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकलकर तुरंत जो है वापस कैथोड की तरफ आकर अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे स्ट्रक्चर में जब कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है जिसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा है, तो यह स्ट्रांग डीसी मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन को किसी एनोड कैविटी की तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देगा। तो इस कंडीशन में कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन सीधे निकलकर वापस रिटर्न बैक होकर इसी कैथोड पर अट्रैक्ट हो जाता है। देन उसके बाद फिर से यहाँ से एमिट होता है और यह वापस रिटर्न बैक होता है और यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार इस पूरे सिस्टम में डीसी मैग्नेटिक फील्ड की के वैल्यू के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस होती है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो उस तरह से फ्लो होता है। तो जब कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं होगी यानी डीसी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन सीधे निकल करके किसी एक कैविटी के पास नियरेस्ट कैविटी के पास अट्रैक्ट हो जाएगा सीधे। और जब कोई इसमें डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है अगर, तो उसका अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के मान से उसका मान यदि कम है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट होकर के किसी एक कैविटी की तरफ जा कर के अट्रैक्ट हो जाएगा
और यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई डीसी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है यदि उसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है तो पोल्स पर लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव डीसी वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एनोड कैविटी के बॉडी को टच करते हुए स्पर्श करते हुए वापस कैथोड की तरफ रिटर्न बैक हो जाता है। और यदि कोई डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो इतनी स्ट्रांग प्रोड्यूस की गई है इसमें जिसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी ग्रेटर देन है उस समय इलेक्ट्रॉन कोई डी निकलता है तो वह इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ पहुंच ही नहीं पाता है और वापस रिटर्न बैक होकर कैथोड पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो यह था एक बेसिक प्रिंसिपल जिस पर जो है यह पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो आइए देखते हैं डिटेल्स में जब इस पूरे सिस्टम में जब कोई इनपुट सिग्नल जब अप्लाई करेंगे यानी कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या कोई माइक्रोवेव सिग्नल जिसकी पावर को बूस्ट करना है जब वह उसे अप्लाई करेंगे तो उस समय इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस पर क्या होगा। ये जो प्रिंसिपल अभी बताया गया था इसमें कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया था, यानी इसमें इस समय कोई भी माइक्रोवेव सिग्नल इसमें अप्लाई नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं कि जब इसमें कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे कोई माइक्रोवेव सिग्नल या कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो उस समय इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जो है इस पूरे इंटरेक्शन स्पेस में मूव करता है। तो सबसे पहले इस मैग्नेट्रॉन की मोड्स की बात करें तो इस मैग्नेट्रॉन की बहुत सारी मोड्स होती हैं। जैसे यहाँ पर पाई मोड ऑसिलेशन का एक फिजिकल ग्राफ है। पाई मोड ऑसिलेशंस का मतलब है कि इसमें जो दो नियरेस्ट पोल्स हैं फर्स्ट पोल सेकेंड पोल थर्ड पोल फोर्थ पोल तो दो नियरेस्ट पोल के बीच का जो फेज डिफरेंस है यदि 180 डिग्री होगा तो वह पाई मोड ऑसिलेशन कहलाएगा। यदि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस अगर 45 डिग्री होगा तो यह पाई/4 मोड कहलाएगा। तो बेसिकली जो मैग्नेट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में दो नियरेस्ट पोल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो जनरली 30 डिग्री 45 डिग्री या 80 डिग्री के अराउंड होता है। बेसिकली फेमस जो होता है मैग्नेट्रॉन वो पाई/4 मोड और पाई मोड का होता है। यहाँ पर जो फिजिकल ग्राफ है यह पाई मोड ऑसिलेशन का है। इसका मतलब है कि दो कैविटियाँ फर्स्ट कैविटी सेकेंड कैविटी या फर्स्ट कैविटी थर्ड कैविटी के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा आपस में यह 180 डिग्री है। 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोल। तो आइए इसमें बात करते हैं इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर प्लस माइनस जो दिखाया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजीशंस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है वैसे ही प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस कैविटी के चारों सराउंडिंग में प्लस माइनस वोल्टेज क्रिएट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। तो ये सब जो पाथ है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों के पाथ को डिवाइड करेगी। जब कैथोड पर कोई नेगेटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इसमें से यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 यानी कि ए अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए निकल रहा है उस समय जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे पोजीशन जो है नीचे से ऊपर की तरफ है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यह मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वह इसको एक्सेलरेशन के रूप में इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एक्सेलरेट कर देगी क्योंकि यह उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी और सीधे यहाँ से शिफ्ट होकर के इस कैविटी में जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन 2 की बात करें जब यह इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन बी है तो जब यह फ्लो होते हुए यहाँ पर पहुँचता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के पाथ के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो यह इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन जो है स्लो मोशन के साथ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से यह फ्लो होते हुए किसी न किसी एक कैविटी में जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस समय यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रिटार्ड करेगी जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए की स्पीड एक्सेलरेट हो रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो यह एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और ये रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यह एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी जगह पर इंटरेक्शन स्पेस में उसे अट्रैक्ट कर लेगा जिससे वहाँ पे बंचिंग क्रिया होगी। यदि किसी थर्ड इलेक्ट्रॉन सी की बात करें जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके इस इलेक्ट्रॉन के भी पाथ के डायरेक्शन में अपोजिट में है तो यह इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रिटार्ड करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी और जब ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आता है तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तरफ ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है जिससे यह इलेक्ट्रॉन की स्पीड को यह फील्ड जो है एक्सेलरेट कर देगी। तो यहाँ पर सी वाले इलेक्ट्रॉन को यह फील्ड जो है जो ये फील्ड है यह इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर रही है और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो यही फील्ड नेक्स्ट वाली फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बूस्ट कर देगी एक्सेलरेट कर देगी।
तो इस समय इलेक्ट्रॉन सी कभी स्लो मोशन के साथ चलेगा, कभी फास्ट मोशन के साथ चलेगा, और यदि कोई किसी कैविटी के नियरेस्ट पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर फाइनली वह अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तभी होगा जब इस पूरे कैविटी में जो अप्लाई किया गया, इस इंटरेक्शन स्पेस में जो अप्लाई किया गया डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो है, यदि उसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से लेस देन होगा तभी। यदि जब तक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के यदि बराबर भी अगर कोई इसमें डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर बॉडी को टच करते हुए वापस कैथोड में आता है, जैसा कि प्रीवियस अभी हमने बताया था जस्ट। तो इसमें यह ज़रूरी है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है उसका मान क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से लेस देन रहे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड किसी भी एनोड के पास जाकर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से जो कैविटियाँ होती हैं वो कलेक्टर के रूप में भी कार्य करती हैं। तो इस प्रकार अगर इसके पाई मोड ऑसिलेशंस की बात करें तो पाई मोड का मतलब है दो नियरेस्ट कैविटियों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को दिखाया गया है 1 2 3। इलेक्ट्रॉन ए जब निकल रहा है तो उसकी स्पीड एक्सेलेटेड हो गई है, फास्ट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन बी जब निकल रहा है तो उसकी स्पीड रिटार्डेड है, स्लो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन सी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो उसकी स्पीड कभी रिटार्ड हो रही है, स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती है जिसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसमें भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है जैसा कि क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से और भी अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल रहे हैं तो किसी की स्पीड स्लो हो जाती है, किसी की स्पीड फास्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनों की स्पीड में एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन करती है, जिसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन स्लो चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन मीडियम वेलोसिटी के साथ चलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो स्लो वाला इलेक्ट्रॉन है उसको फास्टर वाला इलेक्ट्रॉन, और फास्टर और स्लोअर वाले इलेक्ट्रॉन को फास्टेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी न किसी जगह पर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वहाँ पे बंचिंग क्रिया होती है। तो यह एक बेसिक ऑपरेशन था पाई मोड ऑसिलेशंस का। आइए देखते हैं किस प्रकार इसमें बंचिंग की प्रोसेस होती है इस मैग्नेट्रॉन में। तो मैग्नेट्रॉन में बंचिंग की प्रोसेस जो होती है वो फोकसिंग इफेक्ट कहलाती है। तो देखते हैं किस प्रकार इसमें बंचिंग होती है। यह एक स्ट्रक्चर फोकसिंग का थोड़ा सा प्रिंसिपल है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैथोड से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड फास्टर होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड और मोर फास्टर होगी, कोई फास्टेस्ट होगा। तो जो स्लोअर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से वो स्लो मूव करता है। कोई फास्टर इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वह उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा किसी न किसी जगह पर, और देन उसके बाद मोर फास्टर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उन दोनों प्रीवियस वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर जब ये इस इंटरेक्शन स्पेस में मूव करते रहते हैं, और मूव करते हुए जब ये किसी पोल के पास अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन सभी मूव करेंगे तो स्लोअर वाले इलेक्ट्रॉन को फास्टर वाला इलेक्ट्रॉन, और फास्टर वाले इलेक्ट्रॉन को मोर फास्टर वाला इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आपस में बंच बना लेते हैं। और ये तो सबसे पहले इसमें कैथोड से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, देन उसके बाद इंटरेक्शन स्पेस में इनकी बंचिंग होती है। तो इस प्रकार इस इंटरेक्शन स्पेस में, यानी कि पोल का एनोड कैविटी और कैथोड कैविटी के बीच में जो इंटरेक्शन स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बंचिंग क्रिया आरंभ हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बंच बना लेते हैं। और ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन भी जब मूव करते हैं तो उनको भी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल जो है वह कहीं उनकी स्पीड को एक्सेलेरेट कर देगी या कहीं पर उनको रिटार्ड कर देती है। जब बंच बने हुए इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम में मूव करते हैं तो यदि ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉनों को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जब उनके स्पीड को एक्सेलेरेट कर रही है तो करती है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स है वह उस रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से एनर्जी लेते हैं। और जब रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या इनपुट सिग्नल जब उसके स्पीड को यदि रिटार्ड करती है, स्लो करती है, तो उस समय ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार जो पूरे सिस्टम में बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मूव करते हैं, और फाइनली जब इनकी एनर्जियाँ लास्ट हो जाती हैं तो वह किसी न किसी कैविटी पर आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर किसी एक कैविटी के साथ आउटपुट ले लिया था, जैसे यहाँ पर एनोड लिखा हुआ तो सभी कैविटियाँ एनोड हैं, यहाँ से अगर आउटपुट लिया जाएगा तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो जितनी जो भी इसमें इनपुट सिग्नल अप्लाई की गई है, कोई माइक्रोवेव सिग्नल जिसकी पावर को बूस्ट करना है, तो जब अप्लाई की जाती है तो उस इनपुट सिग्नल के पावर को बढ़ाने का काम ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी देकर करते हैं। तो जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, यदि उतनी पावर लेवल तक उस इनपुट सिग्नल का पावर बढ़ चुका है, तो उस समय किसी एक कैविटी से जो आउटपुट कैविटी होती है वहाँ से उस आउटपुट सिग्नल को ले लिया जाता है। तो इस प्रकार यह सिस्टम जो होता है किसी भी लो फ्रिक्वेंसी रेंज की या मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज की या हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की
माइक्रोवेव सिग्नल या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के पावर को बूस्ट कर देता है। थैंक यू।